देखिए, ज्योग्राफिकल थॉट की इस वीडियो में हम लोग रेनेसां पीरियड की बात करते हैं। रेनेसां पीरियड मीन्स पुनर्जागरण काल, ठीक है? तो पुनर्जागरण काल का मतलब होता है कि आफ्टर डार्क एज के बाद जो मतलब एक ऐसा काल आया था जिसमें लोग दोबारा जागे थे। तो उसमें क्या-क्या खोज हुई थी, हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? देखिए, पहले आपको याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है? लगभग 1250 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक, ठीक है? पहला पॉइंट तो यही हो गया आपके लिए इम्पोर्टेंट कि कहाँ से कहाँ तक था, 1250 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक, ठीक है? इस युग को अन्वेक्षण इफेक्ट ऑफ फाइंडिंग एज भी कहा जाता है। इट मीन्स जो रेनेसां पीरियड था, पुनर्जागरण काल था, उसे हम कौन सी एज कहते हैं? फाइंडिंग एज, क्योंकि इसमें नई-नई खोजें हुई थी, ठीक है? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फाइंडिंग एज भी कहा जाता है, ठीक है? जैसे पहली लाइन देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में ईस्वी में नई दुनिया अमेरिका की खोज की। तो रेनेसां पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ कि अमेरिका की खोज की थी। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ठीक है? पहले तो यही हो गया। दूसरा क्या है आपका कि वास्को डी गामा कैप ऑफ गुड होप पहुंचकर भारत पहुंचा। मीन्स वास्को डी गामा जो सफ़र करते थे पूरी कंट्री उसका, वो कहाँ पहुंचे थे? कैप ऑफ गुड होप कहाँ पर है? अफ्रीका में, ठीक है? कैप ऑफ गुड होप अफ्रीका से होते हुए वो कहाँ पहुंचे? इंडिया पहुंचे थे। फर्डिनेंड मैगेलन, अगले लाइन में देखिए, मैगेलन लिखा है, इनका पूरा नाम है फर्डिनेंड मैगेलन। फर्डिनेंड मैगेलन ने पश्चिम की ओर नौसंचलन कर कर एशिया पहुंचकर प्रथम यात्री थे। मीन्स वेस्ट की ओर जिन्होंने नौसंचलन कर एशिया पहुंचे थे, ठीक है? एशिया पहुंचने वाले नौ संचलन करते हुए वेस्ट की ओर कौन यात्री थे? फर्डिनेंड मैगेलन। उन्होंने पहली बार समस्त संसार का चक्कर लगाया था, यानी वर्ल्ड का सबसे पहले चक्कर किसने लगाया था? मैगेलन ने लगाया था, ठीक है? और कैप्टन कुक ने मध्य ऑस्ट्रेलिया सहित अनेक द्वीपों की खोज की थी। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? मध्य ऑस्ट्रेलिया की। मध्य ऑस्ट्रेलिया मीन्स एक तरह से ऑस्ट्रेलिया की ही बात की जा रही है, कैप्टन कुक ने, ठीक है? तो इसलिए इसको रेनेसां पीरियड कहा जाता है। पोलैंड के कोपरनिकस ने, ठीक है? तो पोलैंड के कोपरनिकस थे। कोपरनिकस कहाँ के थे? पोलैंड के थे, जिन्होंने ब्रह्मांड के सूर्य केंद्र विचार का प्रतिपादन किया। मीन्स ये बात सबसे पहले किसने बताई? कोपरनिकस ने बताई थी कि सूर्य जो है वो केंद्र में है और सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, ना कि पृथ्वी केंद्र में है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोपरनिकस ने भ्रम तोड़ा था लोगों का कि नहीं, केंद्र में सूरज है। 1614 ईस्वी में केपलर ने सिद्धांत दिया कि ग्रहों की परिक्रमा तथा गोलाकार नहीं बल्कि मंडलाकार है, एलिप्टिकल होता है। कहने का मतलब क्या है? केपलर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़े होंगे, कभी याद होगा आपको, तो आपने साइंस में पढ़े होंगे। केपलर क्या कहते थे? केपलर ये बात कहते थे, देखिए आपके सामने वाइट पेज है, इस पर ये मान के चलिए, जो मैंने बिल्कुल एकदम डार्क किया, ये आपका सन है, ठीक है? पहले ये विचार बना हुआ था कि इस तरीके से मतलब ऑर्बिट बने हुए हैं और इन ऑर्बिट्स पर ये हैं ग्रह जो सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। लेकिन केपलर क्या कहते हैं कि ये कंसेप्ट नहीं है। पोलैंड के केपलर क्या कहते हैं? कंसेप्ट ये है कि बीच में तो सन है और ये कैसे हैं? ऑर्बिट आपके इस तरीके से हैं, ठीक है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंडाकार, इलिप्टिकल बोलते हैं। ये वाली फिगर होती है आपकी इलिप्टिकल। तो ये जो इलिप्टिकल फिगर है, ये वाली बात किसने कही थी? कोपरनिकस ने कही थी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि इन्होंने रेनेसां पीरियड में काम किया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, जो सर आइजैक न्यूटन का हम लोग पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल थ्योरी, ठीक है? ये किसके टाइम का है? रेनेसां पीरियड का है। इसके बाद देखिए, गोहम ने विश्व का प्रथम ग्लोब तैयार किया। ये बात याद रखिएगा कि वर्ल्ड का फर्स्ट ग्लोब किसने प्रिपेयर किया था? मार्टिन बेहम ने। यहाँ गोहम लिखा हुआ है, यहाँ बेहम लिखा हुआ है, ठीक है? बस इतना रखना कि गोहम बेहम एक जैसा ही है, कंफ्यूज मत होइएगा कि गोहम बेहम अलग अलग हैं, ठीक है? विश्व का प्रथम ग्लोब किसने तैयार किया था? इंग्लिश की बुक में मार्टिन बेहम लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर बेहम लिख दिया, ठीक है? यहाँ इन्होंने गोहम लिखा हुआ है, तो एक तरीके से आपको याद हो जाएगा कम से कम कि फर्स्ट ग्लोब वर्ल्ड का किसने तैयार किया था, ठीक है? ये सारी घटनाएं किससे जुड़ी हुई हैं? आपकी रेनेसां पीरियड से हैं, मतलब पुनर्जागरण काल से हैं, ठीक है? अब हम अगर जो बात करते हैं कि पुनर्जागरण काल में महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता कौन कौन से हुए हैं, तो उनको एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आते हैं आपके क्लूवेरियस। यहाँ पर देखिए, पुनर्जागरण काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता। सबसे पहले आते हैं आपके क्लूवेरियस। क्लूवेरियस क्या थे? वह 17वीं शताब्दी का महान जर्मन भूगोलवेत्ता था। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि ये जर्मन है, 17वीं शताब्दी का है, ये मतलब नहीं है, मतलब ये है कि जर्मन थे, ठीक है? उसने विश्व भूगोल इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना करी। बहुत फेमस बुक है इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी बाय क्लूवेरियस, ठीक है? वारेनियस और क्लूवेरियस अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्लूवेरियस है, सी से स्टार्ट हो रहा है। क्लूवेरियस ये ठीक है, ये हो गए आपके क्लूवेरियस। नंबर 1 पे आते हैं आपके क्लूवेरियस और फिर आते हैं नंबर 2 पे वारेनियस। तो क्लूवेरियस क्या थे? एक तो जर्मन ज्योग्राफर थे, इनकी बुक फेमस है इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी, ठीक है? बस 2 ही पॉइंट हैं इसके, ठीक है?
वारेनियस की बात करते हैं। वारेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लूवेरियस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वारेनियस। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ से ड्यूलिज्म स्टार्ट होता है। ज्योग्राफी में ड्यूलिज्म कहाँ से स्टार्ट होता है? वारेनियस के टाइम से स्टार्ट होता है। ड्यूलिज्म मीन्स क्या होता है कि भूगोल दो भागों में बट जाए। ये भी 17वीं शताब्दी के महान जर्मन भूगोलवेता थे। 17वीं शताब्दी याद नहीं रखना, याद रखना है कि जर्मन थे। उसकी प्रमुख रचना सामान्य भूगोल, जोग्राफिया जर्नलिस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है, ये पूछी जाती है, जोग्राफिया जर्नलिस्ट। ये जोग्राफी जर्नलिस्ट नहीं है, जोग्राफिया जर्नलिस्ट है, फिया है इसमें। ठीक है, जोग्राफिया है ये। तो जोग्राफिया जर्नलिस्ट किसकी है? वारेनियस की है। और इन्हीं के टाइम से ड्यूलिज्म आया था, द्वैतवाद जिसे कहते हैं हम लोग, है ना। भूगोल में द्वैतवाद कब से आया था? ठीक है, और वो द्वैतवाद कैसा है देखिए मैं बताता हूँ। यह इनकी जो बुक है दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपका सामान्य भूगोल जिसे जनरल ज्योग्राफी कहा जाता है, एक आपका विशिष्ट भूगोल जिसे स्पेसिफिक ज्योग्राफी कहा जाता है। जनरल ज्योग्राफी को वर्ल्ड ज्योग्राफी कहते हैं और स्पेसिफिक ज्योग्राफी को क्षेत्र विवरण भूगोल मीन्स क्या कहते हैं, रीजनल ज्योग्राफी वाली बात कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, ये देखिए साइड में लिखा हुआ है जनरल ज्योग्राफी वर्सेस स्पेशल ज्योग्राफी। ठीक है, जनरल ज्योग्राफी वर्सेस स्पेशल ज्योग्राफी किसने दिया था? वारेनियस ने दिया था। ठीक है, इसने जापान का भूगोल व इतिहास बताया। तो जापान की हिस्ट्री और ज्योग्राफी किसने बताई थी? वारेनियस ने बताई थी। ठीक है, वारेनियस प्रथम विद्वान था जिसने क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल की द्वैतवाद की आधारशिला रखी। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है कि ड्यूलिज्म किसके टाइम से आया? वारेनियस के टाइम से आया। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, क्रमबद्ध भूगोल क्या होता है? सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। और प्रादेशिक भूगोल क्या होता है? रीजनल ज्योग्राफी। यानी सिस्टमेटिक ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी वाला जो कॉन्सेप्ट है ड्यूलिज्म का, वो कौन लेकर आया? वारेनियस लेकर आए थे। ठीक है, देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये ज्योग्राफी जर्नलिस्ट तो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये भले ही याद ना हो आपको कि दो दो पार्ट कौन कौन से हैं ज्योग्राफी जर्नलिस्ट के। ये याद रखना है कि ज्योग्राफी जर्नलिस्ट बुक है, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि जो ड्यूलिज्म है वो उनके टाइम पर था। ड्यूलिज्म में क्या था? क्रमबद्ध भूगोल वर्सेस प्रादेशिक भूगोल, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है, वह प्रथम विद्वान था जिसने विचार प्रस्तुत किया कि अधिकतम तापमान विषुवत रेखा पर नहीं बल्कि आयन रेखाओं यानी निकट मरुस्थल पे होता है। देखिए क्लाइमेटोलॉजी का कितना फेमस कॉन्सेप्ट है ये वाला, कि हाई टेम्परेचर कहाँ होता है? इक्वेटर पर तो होता ही है, लेकिन बारिश होने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर फिर कम हो जाता है इक्वेटर पर, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ मिलता है? आयनवर्ती भागों में। आयनवर्ती भाग कौन से होते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा वाले जो रीजन होते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, ये वाले जो भाग होते हैं आयनवर्ती भाग कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर होता है, ना कि इक्वेटर पर। ठीक है, इक्वेटर पर होता है लेकिन वो फिर ठंडा हो जाता है बरसात की वजह से, लेकिन आयनवर्ती भागों में बारिश नहीं होती, इस वहाँ वजह से वहाँ पर मरुस्थल बने हुए हैं। तो ये वाली बात किसने बताई थी कि आयनवर्ती भागों में ना टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ना कि इक्वेटर पर? वारेनियस ने बताई थी। ये वाली बात आपको याद रखनी है। उसे क्रमबद्ध भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक है, किसे? वारेनियस को, याद रखना। वारेनियस ने भूगोल को तीन भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से तीन भाग थे? एब्सोल्यूट ज्योग्राफी, रिलेटिव ज्योग्राफी और कंपैरेटिव ज्योग्राफी, बस। ठीक है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और कंपैरेटिव, इन तीन पार्टों में किसने डिवाइड किया था ज्योग्राफी को? वारेनियस ने किया था। ठीक है, फिर आते हैं आपके इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट बहुत फेमस है। ये क्या है? दार्शनिक हुए हैं। दार्शनिक मीन्स जो बैठे बैठे एक तरीके से ना, एक तरीके से मतलब वो देते थे कि पृथ्वी ऐसी है, लोग ऐसे हैं, ऐसे प्रकृति काम करती है। तो अपने विचार ज़्यादा प्रस्तुत करते हैं, उन्हें दार्शनिक कहते हैं। ठीक है, तो इमैनुअल कांट क्या है? बहुत अच्छे दार्शनिक हुए हैं। इनकी एक दो मतलब स्टेटमेंट है वो यहाँ पर नहीं दी हुई है, लेकिन मैं आपको लास्ट में जब मिसलेनियस वीडियो बनाऊंगा एक, उसमें आपको इमैनुअल कांट के बारे में पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखिएगा कि इमैनुअल कांट जो है बहुत फेमस जोग्राफर हुए हैं रिनेसां पीरियड के। इनके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा इमैनुअल कांट के ऊपर। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, क्लूवेरियस हैं, वारेनियस हैं रिनेसां पीरियड में। और बहुत ध्यान रखिएगा कि वारेनियस ने क्या क्या बात कही गई है अपने में। ये आपका रिनेसां पीरियड वाला काम कंप्लीट होता है ज्योग्राफी का।